पावर ऑफ हैबिट में चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और कैसे हम इन्हें बदल सकते हैं। हर आदत का एक चक्र होता है जिसमें 3 मुख्य घटक शामिल होते हैं: संकेत, क्यू, दिनचर्या, रूटीन और पुरस्कार, रिवॉर्ड। जब हम इस चक्र को समझते हैं और दिनचर्या में बदलाव करते हैं तो हम अपनी आदतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह बदलाव व्यक्तिगत जीवन से लेकर कार्यस्थल तक हर जगह संभव है। सही दिनचर्या का चयन करने से हम न सिर्फ पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं बल्कि नई और सकारात्मक आदतें भी बना सकते हैं। अब हम इस मजेदार विषय पर चर्चा करते हैं। ओनेल की कर्मचारी सुरक्षा योजना आदत के फंदे को ध्यान में रखकर बनाई गई। ऑटोमेटिक रूटीन, स्वयंचलित तयशुदा क्रिया स्थापित किया दुर्घटना की स्थिति में उस थी। उन्होंने एक सरल इशारा चुना: कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटना। उन्होंने एक यूनिट के प्रमुख की यह जिम्मेदारी थी कि वह 24 घंटों के अंदर ओनेल को घटना की जानकारी दे और साथ ही ऐसी योजना भी बनाए जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी दुर्घटना न हो। इसका एक इनाम भी था: केवल उन्हीं लोगों को पदोन्नति मिलेगी जो इस योजना को अपनाएंगे। यूनिट के प्रमुख हमेशा बेहद व्यस्त रहते थे। ओनेल को 24 घंटे के अंदर दुर्घटना जानकारी मिल जाए। इसके लिए उप प्रमुखों को निरंतर फ्लोर मैनेजर के संपर्क में रहना की सूचना देने के लिए यह जरूरी था कि उन्हें दुर्घटना होते ही अपने उप प्रमुख से इसकी पड़ता था। इसके लिए जरूरी था कि काम में किसी भी प्रकार की समस्या नजर आते ही कर्मचारी इस बारे में चेतावनी जारी कर दें। इसके साथ ही उन्हें सुझावों की एक सूची भी रखनी पड़ती थी ताकि कोई उप प्रमुख जब भी इस योजना पर कुछ पूछना चाहे तो उनके पास पहले से अनेकों सुझाव हों ताकि नई संभावनाओं के लिए रास्ता खुल सके। ये सब सुचारू रूप से संभव हो, इसके लिए हर यूनिट को संवाद की एक नई व्यवस्था बनानी पड़ी जिसके जरिए छोटे से छोटा कर्मचारी भी अपने सुझाव या कोई तरकीब बड़े से बड़े अधिकारी तक जल्द से जल्द पहुंचा सकता था। ओनेल की सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए कंपनी के अधिकारियों के अलग अलग पदानुक्रम यानी उनकी श्रेणी, ग्रेड को लगभग पूरी तरह परिवर्तित करना पड़ा। इस तरह ओनेल नई कॉरपोरेट आदतें विकसित कर रहे थे। एल्कोआ की सुरक्षा संबंधी आदतें परिवर्तित होने पर कंपनी के दूसरे पहलुओं में भी आश्चर्यजनक गति से बदलाव होने लगे। कर्मचारी यूनियन कई वर्षों से हर कर्मचारी की व्यक्तिगत कार्यक्षमता का आकलन जैसे नियमों का विरोध कर रही थी, लेकिन अब इस पहलू पर अचानक हर कोई ध्यान देने लगा क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में समस्या कहाँ पैदा हो रही है और कहाँ दुर्घटना होने की आशंका है, ये जानने के लिए हर कर्मचारी की कार्यक्षमता का आकलन आवश्यक था। इसी प्रकार किसी प्रोडक्शन लाइन उत्पादन श्रेणी की गति जरूरत से ज्यादा तेज लगने पर कर्मचारी उस प्रोडक्शन लाइन को बंद करने का निर्णय अब स्वयं ले सकते थे, जबकि मैनेजरों ने लंबे समय तक इस नीति का विरोध चाल किया था। लेकिन दुर्घटना टालने का सबसे अच्छा तरीका भी यही था, इसलिए अब वे स्वयं इस नीति को लागू कर रहे थे। इन सब चीजों के कारण देखते ही देखते कंपनी में इतना परिवर्तन आ गया कि कुछ कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन में भी सुरक्षा संबंधी आदतों के प्रभाव दिखने लगे। एल्कोआ के तत्कालीन सुरक्षा संचालक जेफ शॉकी अपना अनुभव बताते हैं। 2-3 वर्ष पहले की बात है। मैं अपने ऑफिस में था और मेरी नजर यूं ही खिड़की के गई। 9th स्ट्रीट के पुल पर 2 लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपना काम सुरक्षित ढंग से नहीं कर रहा था। वहां 2 लोग थे जिनमें से एक पुल की रेलिंग पर खड़ा था और दूसरे ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसका बेल्ट पकड़ रखा था। उन दोनों ने न तो कोई सुरक्षा कवच पहना था, न ही उनके पास केबल, रस्सी आदि नजर आ रहे थे। हालांकि उन दोनों का जेफ शॉकी या एल्कोआ से कोई संबंध नहीं था क्योंकि वे किसी अन्य कंपनी के कर्मचारी थे। लेकिन वह सब देखकर जेफ शॉकी फौरन अपनी कुर्सी से उठे, सीढ़ियों से 5 मंजिल नीचे उतरे और उन लोगों के पास जा पहुंचे। जरा सुनो, तुम लोग इतने असुरक्षित ढंग से क्यों काम कर रहे हो? तुम्हें सुरक्षा कवच का उपयोग करना चाहिए। जेफ की यह सलाह सुनकर उनमें से एक ने बताया कि उनका सुपरवाइजर सुरक्षा उपकरण लाना ही भूल गया है। फिर क्या था? जेफ ने वहां के स्थानीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन कार्यालय में तुरंत उस सुपरवाइजर की शिकायत कर दी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक दिन उसके घर के करीब रास्ता खोदने का काम चल रहा था, लेकिन उसने देखा कि उन कर्मचारियों के पास ट्रेंच बॉक्स,
कर्मचारियों को चोट लगने से बचाने वाला एक उपकरण जो ढाल की तरह काम करता है नहीं था। यह देखकर वह अधिकारी उनके पास गया और उन्हें सही ढंग से काम करने का महत्व बताने लगा। जबकि वह सप्ताह का आखिरी समय था और अधिकारी अपने बच्चों के साथ कार में था, पर जब उसने यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह उन लोगों को सुरक्षा का महत्व समझाने लगा। उसकी यह प्रतिक्रिया सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि छुट्टी के दिन भला कौन अपने बच्चों के साथ समय बिताने के बजाय दूसरों को समझ देने निकलता है। लेकिन इस घटना से यह स्पष्ट था कि एल्कोआ के कर्मचारियों को अब सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अब यह उनसे स्वतः ही हो रहा था। ओनेल ने कभी भी यह दावा नहीं किया था कि कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देने से एल्कोआ का मुनाफा बढ़ जाएगा, लेकिन उनके द्वारा बताए गए नए रूटीन, तयशुदा क्रियाएं जब पूरे संगठन में फैल गए तो उत्पादन का खर्च कम हो गया, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ी और कंपनी की कार्यक्षमता आसमान छूने लगी। अगर पिघली हुई धातुएं उड़ेलते समय मजदूरों को चोट लगती तो धातु उड़ेलने की पूरी प्रणाली की पुनर्रचना कर दी जाती थी। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने लगी और पैसों की भी बचत हुई, क्योंकि दुर्घटनाओं के दौरान जो कच्चा माल गिरकर बर्बाद हो जाता था वह बंद हो गया। अगर मशीन बार बार बंद पड़ती थी तो नई मशीन लगा दी जाती थी। इससे मशीन के किसी टूटे हिस्से से मजदूरों को चोट लगने की घटनाओं की संख्या में कमी आई। एल्कोआ ने पाया कि मशीनों में खराबी के कारण एल्यूमिनियम की गुणवत्ता कम हो जाती थी, इसलिए मशीनें बदलने से उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार आया। इस विषय का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं को अलग अलग मौकों पर और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रकार की कार्यशीलता के उदाहरण मिले हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे शोध कार्य जिनमें तयशुदा दैनिक क्रियाओं पर व्यायाम के असर का अध्ययन किया गया। जब लोग आदतन व्यायाम करने लगते हैं, चाहे वह सप्ताह में केवल एक ही बार क्यों ना हो, तो उनके जीवन के ऐसे पहलुओं में भी परिवर्तन होने लगता है जिनका व्यायाम से कोई संबंध नहीं होता। कई बार यह परिवर्तन अनजाने में होता है। आमतौर पर आदतन व्यायाम करने वाले लोग पौष्टिक भोजन करते हैं और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। वे धूम्रपान वगैरह नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो कम। इसके साथ ही वे अपने मित्रों एवं परिवार के साथ भी सब्र से पेश आते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी कम करते हैं और अपेक्षाकृत कम चिंता करते हैं। इसका कारण पूरी तरह साफ नहीं है, पर अनेक लोगों के लिए व्यायाम एक ऐसी आदत रही है जिससे उनके जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड के शोधकर्ता जेम्स प्रोचस्का कहते हैं, व्यायाम प्रभावी होता है। व्यायाम में कुछ ऐसा होता है जिससे अन्य अच्छी आदतों को अपनाना आसान हो जाता है। इस दिशा में हुए अनेक शोधों से पता चला है कि जिन परिवारों को एक साथ भोजन करने की आदत होती है, उन परिवारों के बच्चों में गृह कार्य, स्कूल से दिया जाने वाला होमवर्क पूरा करने और अच्छे अंक प्राप्त करने जैसे गुणों के अलावा बेहतर भावनात्मक नियंत्रण और ज्यादा आत्मविश्वास भी होता है। रोजाना अपना बिस्तर ठीक करने की आदत, बेहतर कार्यक्षमता, भलाई की भावना और बजट का पालन करने जैसे गुणों से जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ भोजन करने अथवा बिस्तर ठीक करने भर से पढ़ाई में अच्छे नंबर मिल जाते हैं या खर्चीला स्वभाव नियंत्रण में आ जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, ये तो स्पष्ट नहीं है, पर शुरुआती दौर के ये परिवर्तन प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को जन्म देते हैं, जिससे अन्य अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाता है। अगर आप अपनी मूल आदत को परिवर्तित करने या विकसित करने पर ध्यान लगाते हैं तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, लेकिन मूल आदतों को पहचानना मुश्किल काम है। मूल आदतों का पता लगाने के लिए जरूरी है कि आप सही दिशा की ओर देखें। मूल आदतों का पता लगाने का अर्थ है कुछ विशिष्ट गुणों का पता लगाना। अकादमिक परिभाषा के अनुसार मूल आदत का अर्थ है छोटी छोटी जीत। इनसे अन्य आदतों को खिलने और खुलने का मौका मिलता है। मूल आदतें ढांचों का निर्माण करती हैं, जिनके कारण ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें परिवर्तन की लहर पैदा हो सकती है। लेकिन ओनेल और उनके जैसे अनेकों लोगों ने पाया है कि नियमों को समझना और उन्हें जीवन में उतारना दो अलग अलग चीजें हैं। इसके लिए इंसान में प्रतिभा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। डोडन माइकल फिलिप्स बीजिंग के ओलंपिक विलेज में रहते थे। 13 अगस्त 2008 को उनका दिन सुबह 6:30 के अलार्म से शुरू हुआ।
वे बिस्तर से उठे और रोज की तरह अपनी नित्य क्रियाओं में लग गए। उन्होंने कपड़े पहने और टहलते हुए नाश्ता करने जा पहुंचे। उन्होंने इसी सप्ताह 3 स्वर्ण पदक जीते थे। अब उनके पास कुल मिलाकर 9 स्वर्ण पदक थे। आज उनकी 2 रेस होने वाली थी। वे 7 बजे कैफेटेरिया में पहुंच गए। उन्होंने नाश्ते में अंडे, ओटमील और 4 एनर्जी ड्रिंक्स लिए। आमतौर पर रेस के दिन वे यही नाश्ता करते थे। इस तरह अगले 16 घंटों में वे कुल 6000 कैलोरीज ग्रहण करने वाले थे। दिन की पहली रेस 200 मीटर की बटरफ्लाई रेस थी। फेल्प्स को इस श्रेणी की रेस में महारत हासिल थी। ये रेस 10 बजे शुरू होनी थी। रेस शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले फेल्प्स ने स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले हाथों का, फिर पीठ का और अंत में टखनों का व्यायाम किया। उनके टखने इतने लचीले थे कि बैले नर्तकों के टखनों से भी अधिक मुड़ने में सक्षम थे। 8:30 बजे वे स्विमिंग पूल में उतरे और रेस के लिए तैयारी का पहला सत्र शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 800 मीटर मिक्स स्टाइल किया, बाद 600 मीटर किकिंग की, 400 मीटर तक बुआई को अपने पैरों में खींचा, 200 मीटर स्ट्रोक ड्रिल्स किए और दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए 25 मीटर स्प्रिंट सीरीज की। इस पूरे व्यायाम में उन्हें 45 मिनट का समय लगा। 9:15 बजे वे स्विमिंग पूल से बाहर निकले और अपना एल्जेडार रेसर बॉडी सूट पहनने लगे, जो इतना कसा हुआ होता है कि इसे पहनने में 20 मिनट का समय लग जाता है। इसके बाद उन्होंने हेडफोन पहनकर हिप हॉप म्यूजिक चलाया, जो वे हर रेस के पहले सुनते थे। फिर वे इंतजार करने लगे। फेल्प्स ने 7 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही तैरना शुरू कर दिया था। वे बेहद फुर्तीले थे और उन्हें किसी भी काम से थकान नहीं होती थी। उनकी इस असीमित ऊर्जा को देखकर माँ और शिक्षक हैरान रह जाते थे। फेल्प्स का धड़ चौड़ा, हाथ बड़े और पैर अपेक्षाकृत जरा छोटे थे। पैरें छोटे होने से तैरने में आसानी होती है। फेल्प्स का शारीरिक गठन देखकर वहां के स्थानीय कोच बॉब बोमैन समझ गए कि वे तैराकी में चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन फेल्प्स हमेशा से भावुक स्वभाव के थे। रेस से पहले वे शांत नहीं रह पाते थे। ऊपर से उनके माता पिता का तलाक होने जा रहा था और वे इस तनाव से भी जूझ रहे थे। बोमैन ने शरीर को आराम पहुंचाने वाले व्यायामों की एक पुस्तक खरीदकर फेल्प्स की मां को दी और उन्हें सलाह दी कि वे इसे रोज जोर जोर से पढ़कर फेल्प्स को सुनाया करें। इस पुस्तक में व्यायाम संबंधी निर्देश दिए गए थे, जैसे पहले दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करें, फिर मुट्ठी खोलें और कल्पना करें कि तनाव आपके शरीर से निकल रहा है। इस पुस्तक के चलते हर रात सोने से पहले फेल्प्स के तनाव भरे शरीर का हर भाग शिथिल हो जाता। बोमैन को विश्वास था कि तैराक की सफलता का रहस्य सही रूटीन, तयशुदा क्रियाएं बनाने में छुपा होता है। वे जानते थे कि फेल्प्स का शारीरिक गठन तैराकी के लिए उपयुक्त था, लेकिन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी का शारीरिक गठन बेहतरीन दर्जे का ही होता है। फेल्प्स उस समय बहुत कम उम्र के थे, पर बोमैन ने उनमें खिलाड़ियों वाला जुनून देखा था। हर उत्कृष्ट खिलाड़ी में यह गुण जरूर होता है। बोमैन ने फेल्प्स में कुछ ऐसी आदतें विकसित की जिनकी मदद से वे मानसिक तौर पर सबसे शक्तिशाली तैराक बन सके और बाकी सभी तैराकों से अलग पहचान बनाने में कामयाब हो। इसके लिए बोमैन को फेल्प्स के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हें तो केवल फेल्प्स की कुछ चुनिंदा आदतों पर ध्यान देना था। ऐसी चुनिंदा आदतें जिनका तैरने से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जिनसे फेल्प्स में सही मानसिकता विकसित हो सकती थी। उन्होंने कुछ ऐसे व्यवहारों की श्रृंखला बनाई जिससे फेल्प्स रेस से पहले शांत होकर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। तैराकी की रेस में जीत और हार का फर्क केवल कुछ मिलीसेकंड से भी तय हो सकता है। इसीलिए इन श्रृंखलाओं से फेल्प्स को वे छोटे छोटे फायदे मिलते थे जिनसे उनकी जीत पक्की हो सके। किशोर उम्र के फेल्प्स जब अभ्यास पर निकलते थे तो बोमैन उन्हें याद दिलाते थे कि हर रात सोने से पहले और रोज सुबह उठने के बाद वह वीडियो टेप जरूर देखना जो मैंने तुम्हें बताया था। यह वीडियो टेप वास्तविक नहीं था, ये तो रेस में बेहतरीन प्रदर्शन का दृश्य अपने मन में देखने का व्यायाम था। इसे मानसिक दर्शन कहा जा सकता है। हर रात सोने से पहले और रोज सुबह जागने के बाद फेल्प्स बिना कोई गलती किए धीमी गति से पुल ब्लॉक्स में छलांग लगाने की कल्पना करते थे। वे अपने स्ट्रोक्स, स्विमिंग पूल की दीवारें, मुड़ने की क्रिया और रेस का अंत आदि सारे दृश्यों की मानसिक कल्पना करते थे। उनके पीछे पानी का बहाव,
पानी से बाहर निकलने पर उसके भीगे शरीर से टपकता पानी, स्विमिंग पूल बाहर निकलने के बाद और अंत में अपने सिर से टोपी उतारना आदि कैसा महसूस होगा। फेल्प्स इन सारे दृश्यों को अपने मन में देखते थे। वे अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करते और पूरी तैराकी की रेस का मानसिक दर्शन करते थे। वे उसके छोटे से छोटे ब्यौरे पर भी नजर रखते थे। फेल्प्स इन दृश्यों को तब तक बार बार दोहराते रहते जब तक उन्हें इन दृश्यों का एक एक हिस्सा अच्छी तरह याद न हो जाए। अभ्यास के दौरान बोमैन जब फेल्प्स को रेस की गति से तैरने का आदेश देते तो उनके शब्द होते थे, अपना वीडियो टेप चलाओ। इससे फेल्प्स पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करने लगते। हालांकि पानी से निकलने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी, क्योंकि वे यह सब अपने दिमाग में इतनी बार देख चुके थे कि उन्हें सब कुछ रटा रटाया सा लगता। लेकिन यह तरकीब कारगर थी और अच्छे परिणाम देती थी। फेल्प्स की तैरने की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आगे चलकर बोमैन को रेस से पहले फेल्प्स के कानों में केवल इतना कहना पड़ता था, अपना वीडियो टेप चलाओ। और इसके बाद फेल्प्स के प्रतिस्पर्धियों के पास हार का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता था। बोमैन ने फेल्प्स के जीवन में कुछ मुख्य रूटीन, तयशुदा क्रियाएं स्थापित किए, जिसके परिणाम स्वरूप फेल्प्स की बाकी सारी आदतें जैसे पौष्टिक भोजन, अभ्यास, व्यायाम और आराम अपने आप नियमित हो गईं। ये आदतें इतनी प्रभावकारी क्यों थीं? इन आदतों ने मूल आदतों का काम कैसे किया? अकादमिक साहित्य में इन सब सवालों का बस एक ही जवाब है, छोटी जीत। छोटी जीत का अर्थ सीधा सा है। मूल आदतों द्वारा जिस तरह बड़े पैमाने पर परिवर्तन आता है, हर छोटी जीत उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अनेक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि छोटी जीत में अपार शक्ति होती है और यह इंसान की सबसे बड़ी जीत को सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि अगर इसकी तुलना सबसे बड़ी जीत से भी की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कॉर्नेल के एक प्रोफेसर ने सन 1984 में लिखा था, हर छोटी जीत दरअसल छोटे छोटे फायदों की ओर पहला कदम होती है। एक छोटी सी जीत हासिल करने पर भी ऐसी शक्तियां कार्यरत हो जाती हैं जिनसे कई छोटी छोटी जीतें हासिल करने के दरवाजे खुल जाते हैं। निरंतर छोटी छोटी जीतें हासिल करने से इंसान को कई छोटे छोटे फायदे होते हैं, जिससे उसके अंदर एक पैटर्न बन जाता है। यह पैटर्न उसे भरोसा दिलाता है कि इन छोटी छोटी जीतों की ही तरह बड़ी जीत भी हासिल की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब सन 1960 में समलैंगिक अधिकार संगठन ने होमोफोबिया, समलैंगिक लोगों के प्रति प्रबल घृणा के खिलाफ मोर्चा शुरू किया तो शुरुआती दौर में उन्हें केवल असफलता ही हाथ लगी। उन्होंने समलिंगियों पर मुकदमा चलाने के कानून को खत्म कराने की कोशिश की, पर राज्य विधानसभा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुछ अध्यापकों ने समलैंगिक किशोर छात्रों को परामर्श देने के उद्देश्य से ऐसे पाठ्यक्रमों की रचना की जिनमें समलैंगिकता को अपनाने के बारे में सुझाव दिए गए थे, लेकिन इन अध्यापकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। समलैंगिक अधिकार संगठन के मूल उद्देश्य थे समलैंगिकों के साथ होने वाले भेदभाव को जड़ से मिटाना, पुलिस द्वारा समलैंगिकों के उत्पीड़न पर रोक लगाना और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ को यह यकीन दिलाना कि समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं है आदि। लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि इन उद्देश्यों को पूरा करना संभव नहीं है। समलैंगिकों की आजादी के लिए कार्यरत अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन की टास्क फोर्स ने सन 27 में एक छोटे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उनको लक्ष्य था कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को इस बात के लिए राज्य करना कि वह समलैंगिक स्वतंत्रता आंदोलन की पुस्तकों को HQ 71 4471 इस धारा में अप्राकृतिक यौन संबंध तथा यौन अपराध शामिल होते हैं नामक श्रेणी से हटाकर किसी ऐसी श्रेणी में रखे जो अपमानजनक न हो। सन 1972 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को यह आवेदन पत्र मिला। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और इस विषय की पुस्तकों को दोबारा श्रेणीबद्ध किया। उन्होंने इसके लिए पुस्तकों की एक नई श्रेणी बनाई, HQ 76.5। इस वर्ग में स्त्री पुरुष समलैंगिकता और समलैंगिक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी सामग्री शामिल थी। ये एक छोटा सा परिवर्तन था। पुस्तकें श्रेणीबद्ध करके रखने की एक पुरानी संगठनात्मक आदत में एक छोटा सा सुधार,
लेकिन इसके रोमांचक परिणाम सामने आए। इस नई नीति की खबर देश भर में फैली। इस जीत का हवाला देते हुए समलैंगिक अधिकार संगठन चंदा इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने लगे। कुछ ही वर्षों में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स और ओरेगोन जैसे इलाकों के कई नेता अपनी समलैंगिकता सबके सामने स्वीकार करते हुए चुनाव में खड़े होने लगे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के निर्णय से मिली जीत के कारण ही वे यह सब करने के लिए प्रोत्साहित हुए थे। अनेक वर्षों की कोशिशों के बाद आखिरकार सन 27 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने समलैंगिकता की परिभाषा में परिवर्तन किया और यह स्वीकार किया कि समलैंगिकता कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इस परिभाषा ने समलैंगिकता पर नए कानून बनाने का रास्ता साफ कर दिया। इन नए कानून के चलते अब किसी के लैंगिक चुनाव के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना गैरकानूनी तौर पर अपराध माना गया। ये सब एक छोटी जीत के कारण ही संभव हो पाया। प्रसिद्ध संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कार्ल वेइक लिखते हैं, छोटी जीत का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ये एक सही क्रम में आगे नहीं बढ़ती। छोटी जीत से आप यह नहीं पता कर सकते कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के करीब पहुंच गए हैं या नहीं। छोटी जीत भिन्न परिस्थितियों में छोटे प्रयोगों की भांति बिखरी हुई सी होती है, पर इन प्रयोगों से बाधाओं और अवसरों का पता चलता है। साथ ही ऐसे नए संसाधनों और बाधाओं की जानकारी भी मिलती है जो उस परिस्थिति के बनने से पहले अदृश्य थे। माइकल फेल्प्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बॉब बोमैन ने जब फेल्प्स और उनकी मां को मानसिक दर्शन और आरा की मूल आदतों पर काम करने के लिए कहा, तब उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वे दरअसल क्या कर रहे हैं। बोमैन अपना अनुभव बांटते हुए कहते हैं, हम तब तक अलग अलग चीजों के साथ प्रयोग करते रहे जब तक किसी एक चीज से हमें लाभ नहीं होने लगा। आगे चलकर हमें यह एहसास हुआ कि हम जीत के छोटे क्षणों पर ध्यान लगाकर उनके द्वारा मानसिक ट्रिगर बना सकते हैं। हमने इसे अपने रूटीन, तयशुदा क्रिया का हिस्सा बनाया। हम तैराकी की हर रेस के पहले कुछ विशिष्ट श्रृंखलाबद्ध क्रियाएं करते हैं। इनका उद्देश्य होता है फेल्प्स में जीत का अनुभव पैदा करना। अगर आप फेल्प्स से यह सवाल करें कि स्पर्धा से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो वह कहेगा कि वह उस बारे में सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि वह केवल प्रोग्राम का पालन कर रहा है। लेकिन यह जवाब पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल उस समय फेल्प्स की आदतें सक्रिय होती हैं। रेस शुरू होने तक फेल्प्स अपने लक्ष्य का आधा मार्ग तय कर चुका होता है और हर कदम पर उसे जीत हासिल हुई होती है। उसके सारे स्ट्रेचेस उसकी योजनानुसार ही हुए होते हैं। उसका वार्म अप भी वैसा ही होता है जैसा उसने अपने मानसिक दर्शन में देखा था। उसके हेडफोन्स में वही संगीत चल रहा होता है जो उसने सोचा था। यह पूरी योजना उसने दिन की शुरुआत में ही बनाई थी और असल रेस इस योजना का केवल एक हिस्सा थी। वह इस योजना के हर कदम पर विजयी हुआ था। अतः रेस में जीतना इस पूरी प्रक्रिया का केवल सहज विस्तार था। बीजिंग में सुबह के 9:56 का समय हुआ था। रेस में अब केवल 4 मिनट बाकी थे और फेल्प्स अपने शुरुआती बिंदु के पीछे खड़े धीरे धीरे अपने पंजों पर उछल रहे थे। रेस की घोषणा करने वाले व्यक्ति ने फेल्प्स का नाम लिया। फेल्प्स हमेशा की तरह अपने शुरुआती बिंदु पर खड़े थे और फिर वे एक पायदान नीचे उतरे। वे 12 साल की उम्र से ही रेस शुरू होने से पहले एक पायदान नीचे उतरकर 3 बार अपनी बाहें हवा में घुमाते थे। आज भी उन्होंने वही किया। वे एक बार फिर शुरुआती बिंदु पर आकर खड़े हो गए और अपनी मुद्रा में आ गए। इसके कुछ क्षणों बाद जैसे ही रेस शुरू होने की घोषणा के लिए बंदूक की गोली चली, वे पानी में कूद गए। पानी में जाते ही फेल्प्स जान गए कि आज कुछ गड़बड़ है। पूल का पानी उनके गॉगल्स के अंदर तक आ रहा था। फेल्प्स ये भी नहीं जानते थे कि उनके गॉगल्स में नीचे छेद था या ऊपर। उन्होंने इस उम्मीद में अपना सिर पानी से बाहर निकाल लिया कि यह छेद ज्यादा बड़ा न हो जाए, लेकिन दूसरे मोड़ को पार करने तक उनके लिए सब कुछ धुंधला हो चुका था। फेल्प्स तीसरे मोड़ और आखिरी लैप तक पहुंच पाते, इससे पहले ही उनके गॉगल्स में पूरी तरह पानी भर चुका था। अब फेल्प्स को न तो स्विमिंग पूल के नीचे बनी लकीर नजर आ रही थी, न ही वो टी नजर आ रहा था जिससे दीवार के करीब होने की सूचना मिलती है। वे ये भी नहीं देख पा रहे थे कि जीत के लिए कितने स्ट्रोक बचे हैं। फेल्प्स उस समय पूरी तरह दृष्टिहीन से हो गए थे। ओलंपिक के फाइनल में इस तरह की समस्या सामने आने से किसी भी तैराक के मन में खलबली मच सकती है,
लेकिन फेल्प्स एकदम शांत थे। उस दिन भी बाकी सब कुछ फेल्प्स की योजना के अनुसार ही हुआ था। गॉगल्स में छेद होना उसकी योजना में एक छोटी सी रुकावट थी, जिसका सामना करने के लिए फेल्प्स पहले से तैयार थे। एक बार बोमैन ने फेल्प्स को मिशिगन के स्विमिंग पूल में आंखें बंद करके तैरने के लिए कहा था। उनका कहना था कि फेल्प्स को हर अनपेक्षित परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। फेल्प्स अपने मानसिक दर्शन में जो दृश्य देखते थे, उसमें से कुछ एक में इस परिस्थिति का सामना करने की पूरी तैयारी थी। गॉगल्स खराब होने पर फेल्प्स क्या करेंगे, इसकी मानसिक तैयारी वे पहले ही कर चुके थे। अपना आखिरी लैप शुरू करते ही फेल्प्स ने अंदाजा लगा लिया कि इस लैप की समाप्ति के लिए करीब 19 से 20 स्ट्रोक्स की जरूरत है। उन्होंने गिनती शुरू की और आगे बढ़ते रहे। वे बहुत तेजी से तैर रहे थे और उनका मन बिल्कुल शांत था। जैसे ही उन्होंने आधा लैप पार किया, उन्होंने पूरी क्षमता लगाकर अपनी तैरने की गति बढ़ा दी। अपने प्रतिस्पर्धियों को पराजित करने की यह उनकी एक विशेष तकनीक थी। 18वें स्ट्रोक के बाद उन्हें लगने लगा कि स्विमिंग पूल की दीवार बस आने ही वाली है। वे श्रोताओं को चीखते हुए सुन सकते थे, लेकिन गॉगल्स में पानी भरा होने के कारण वे ये नहीं देख पा रहे थे कि श्रोता उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए चीख रहे हैं या फिर उनका कोई प्रतिस्पर्धी उन्हें पीछे छोड़ आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद 19वां स्ट्रोक हुआ और फिर 20वां। अपने मानसिक वीडियो टेप से उन्हें लगा कि अभी एक और स्ट्रोक की आवश्यकता है। उन्होंने 21वें स्ट्रोक के लिए जैसे ही अपनी बाहें फैलाईं, उनका हाथ स्विमिंग पूल की दीवार को छू गया। उन्होंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। पानी से बाहर आए और गॉगल्स उतारे। स्कोरबोर्ड पर माइकल फेल्प्स के नाम के आगे लिखा था WR' यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड। फेल्प्स ने एक और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था। इस रेस के बाद एक पत्रकार ने फेल्प्स से पूछा कि बिना देखे तैरते समय उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। मुझे वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने जवाब दिया। जीवन भर की छोटी छोटी जीतों में यह उनकी एक और सफलता थी। पॉल ओनेल को एल्कोआ का CEO बने 6 महीने हो चुके थे। एक बार एरिजोना के कारखाने के मैनेजर ने उन्हें देर रात फोन किया। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने बताया कि एक नवयुवक ने कुछ ही हफ्तों पहले कारखाने में काम करना शुरू किया था। वह अपने काम को लेकर बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि कारखाने के नियमों के अनुसार उसकी गर्भवती पत्नी को चिकित्सा सुविधाएं मिल रही थी। पर आज जब कारखाने की एक्सट्रूजन प्रेस बंद हो गई, तो उस नवयुवक ने प्रेस को ठीक करने का प्रयास किया। उसने कूदकर प्रेस के इर्द गिर्द बनी पीले रंग की सुरक्षा दीवार लांधी और आगे बढ़ा। प्रेस के अंदर द पावर ऑफ हैबिट किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।